नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पर। और आज के सेशन में हमने लिया है क्लोज टेस्ट को, जो एसएससी सीजीएल टियर 2 13 सितंबर 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ये रहा आपके सामने क्लोज टेस्ट, जिसे हम आज की वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। मैं बार बार आपके सामने एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये शुरू करें। क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अनसर्टेनिटी लूम्स ओवर द रिवाइवल ऑफ नैनी लेक। मैं आपको नैनी लेक दिखा देता हूँ कहाँ है, कैसी है, ताकि आप रिलेट कर पाए कि हम किस तरह की इंफॉर्मेशन को फिल करने वाले हैं। ये है नैनी लेक, मॉडल टाउन नॉर्थ दिल्ली में ये स्थित है। पर्यटन स्थल है, लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं। इसी पर बेस्ड आपका एक क्लोज टेस्ट दिया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें हमें दिए गए ब्लैंक को फिल करना है। अनसर्टेनिटी लूम्स ओवर द रिवाइवल ऑफ नैनी लेक। रिवाइवल की बात की जा रही है। अ वाटर बॉडी इन द मिडिल ऑफ मॉडल टाउन इन नॉर्थ दिल्ली ड्यू टू। अब देखिए, ड्यू टू एक प्रीपोजिशन फ्रेज लगी हुई है। ये ड्यू टू लगी हुई है प्रीपोजिशन फ्रेज, और प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन, और ऑप्शन में 4 नाउन दिए गए हैं आपको: फ्यूड्स, प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्शंस और डिफरेंसेस। एक बार फिर से सेंटेंस को दोबारा से पढ़ लीजिए, ताकि आपको सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्लियर हो जाए। आपको पता हो कि किस मीनिंग के वर्ड को उठाकर हमें ब्लैंक पे रखना है। अनसर्टेनिटी लूम्स ओवर द रिवाइवल ऑफ नैनी लेक। उसके बाद कोमा लगाकर इस वाले कोमा से और यहाँ तक के कोमा तक जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नैनी लेक के बारे में बताया गया है कि नैनी लेक क्या है। अ वाटर बॉडी इन द मिडिल ऑफ मॉडल टाउन इन नॉर्थ दिल्ली। आपका जो मेन सेंटेंस है वो ये है: अनसर्टेनिटी लूम्स ओवर द रिवाइवल ऑफ नैनी लेक। और इस अनसर्टेनिटी के रीजन को बताने के लिए हमने लगाया है ड्यू टू प्रीपोजिशन। ड्यू टू एक ऐसा प्रीपोजिशन होता है जो रीजन या कोर्स को रिफर करता है। तो इस अनसर्टेनिटी के रीजन को बताने के लिए हमने लगाया है ड्यू टू, कि अनसर्टेनिटी क्यों है। अब ड्यू टू प्रीपोजिशन फ्रेजेस के बाद ऑब्जेक्ट आना है, जो कि एक नाउन होना है। इन चारों नाउन में से उठाकर एक रखा जाना है। क्या इन चारों नाउन के मीनिंग आपको पता है? फ्यूड का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। फ्यूड का मीनिंग होता है अ प्रोलॉन्ग्ड डिस्प्यूट या क्वेरल बिटवीन टू पार्टीज। प्रोलॉन्ग का मतलब जो लंबे समय से चल रहा हो या चल सकता हो। फ्यूड फ्यूड का मतलब हो गया, नाउन है, और इसका मतलब हो गया अ प्रोलॉन्ग्ड क्वेरल और डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज, स्पेशली टू पार्टीज के बीच में होने वाले किसी भी लंबे क्वेरल को, विवाद को, डिस्प्यूट को हम फ्यूड कह देते हैं। प्रोलॉन्ग क्वेरल और डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज। क्वेरल का मतलब होता है अ हीटेड आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट, एक तरह का विवाद। अब आप देखेंगे कि फ्यूड एक ऐसा नाउन है जिसके बाद बिटवीन लगाया जाता है प्रीपोजिशन के रूप में। फ्यूड बिटवीन टू पार्टीज, फ्यूड बिटवीन दिस एंड दैट। और फ्यूड एक ऐसा नाउन है जो कि दो लोगों के बीच में, या तो कंपनी हो, दो ऑर्गेनाइजेशन हो, या एक व्यक्ति हो एक कंपनी हो, एक व्यक्ति हो एक ऑर्गेनाइजेशन हो, या गवर्नमेंट है या कोई कंपनी है। इस तरह से इसके ऑब्जेक्ट लिए जाने हैं। मतलब फ्यूड के बाद हम बिटवीन प्रीपोजिशन लगाएंगे। फ्यूड बिटवीन गवर्नमेंट एंड कंपनी, फ्यूड बिटवीन दिस मैन एंड दैट मैन। दो पर्सन, दो कंपनी, दो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। बिटवीन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद लिखते हैं लोगों को, प्यूपिल को। दो पर्सन के, दो पार्टीज के बीच में हम फ्यूड को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रक्चर में इन प्रीपोजिशन लगा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है ओपिनियन। ओपिनियंस में फ्यूड नहीं होता। दो लोगों में फ्यूड हो सकता है, एक कंपनी और एक व्यक्ति में फ्यूड हो सकता है, दो कंपनियों में कोई फ्यूड हो सकता है। इस तरह से हम फ्यूड वर्ड को यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से फ्यूड को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाना है।
स्ट्रक्चर के हिसाब से भी इस्तेमाल नहीं किया जाना है, और लगाकर देख भी लोगे तो भी मीनिंग भी निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, ओपिनियंस लिखा हुआ है। फ्यूड के बाद इन प्रीपोजिशन नहीं, बिटवीन प्रीपोजिशन आती है। प्रोटेस्ट की बात कर लेते हैं। प्रोटेस्ट का क्या मतलब होता है? प्रोटेस्ट, इसीलिए मैं कहता हूं जब आप किसी वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, उसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिए कि वो किस तरह से स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है, उसके बाद क्या प्रीपोजिशन आते हैं, उसके साथ यूज होने वाले वर्ड क्या होते हैं, किस डोमेन में, किस कंटेक्स्ट में वो इस्तेमाल होता है, किस तरह के ऑब्जेक्ट को या किस तरह के नाउन प्रोनाउन को उसके साथ लिखा जा सकता है। प्रोटेस्ट भी एक नाउन है, वर्ब भी ये हो सकता है, और प्रोटेस्ट का मतलब होता है अ स्टेटमेंट और एक्शन एक्सप्रेसिंग ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन एक तरह के ऑब्जेक्शन को ही हम प्रोटेस्ट कहते हैं। आपका कोई ऐसा स्टेटमेंट है या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो किसी ऑब्जेक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसी को प्रोटेस्ट कहते हैं। अ स्टेटमेंट और एक्शन एक्सप्रेसिंग ऑब्जेक्शन टू समवन और समथिंग। किसी पर्सन के लिए को भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसी थिंग को भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जब ये वर्ब होती है तब भी इसका यही मतलब होता है, टू एक्सप्रेस ऑब्जेक्शन। टू एक्सप्रेस ऑब्जेक्शन, कुछ भी ऐसा करना जो आपके ऑब्जेक्शन को एक्सप्रेस करे, टू समवन और समथिंग। आप यहां पर देखेंगे ये जो प्रोटेस्ट है एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम टू प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। प्रोटेस्ट टू समवन। अगर आप स्ट्रक्चर में प्रोटेस्ट को यूज करते हैं तो प्रोटेस्ट के बाद आप टू प्रीपोजिशन लगाएंगे, और टू प्रीपोजिशन के बाद आप समवन लिखिए। अगर किसी पर्सन को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी एक्टिविटी को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो समथिंग लिख दीजिए। किसी के आइडिया को प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आइडिया लिख दीजिए। किसी की ओपिनियन को प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप ओपिनियन लिख दीजिए, लेकिन टू प्रीपोजिशन आएगा। क्या आपके सेंटेंस की स्ट्रक्चर ऐसी है? क्या वहां पर कोई टू प्रीपोजिशन लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। हाँ, किसी की ओपिनियंस को तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टू प्रीपोजिशन लगा होना चाहिए था। तो यहाँ पर सिंटेक्स भी आपकी हेल्प करता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सिंटेक्स पर यानी कि स्ट्रक्चर पर ध्यान देना जरूरी है, इसलिए प्रोटेस्ट भी यहाँ पर नहीं आएगा। किसी प्रोटेस्ट की वजह से अनसर्टेनिटी नहीं है, फ्यूड की वजह से भी नहीं है। ऑब्जेक्शंस को देख लेते हैं। ऑब्जेक्शन का मतलब भी अपोजिशन ही होता है, प्रोटेस्ट का सिनोनियम ही है। प्रोटेस्ट का मीनिंग जब मैंने आपको बताया तो उसमें लिखा है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है अपोजिशन, ऑपोजिशन टू समवन और समथिंग। ऑपोजिशन टू समवन और समथिंग, ये ऐसे वर्ड हैं, समथिंग लिख रहा हूं भाई, ये समझ लेना। ये ऐसे वर्ड है, ऑब्जेक्शन, प्रोटेस्ट, अपोजिशन, इनके बाद टू प्रीपोजिशन ही आता है। हर जगह मैं टू ही लगा रहा हूं। तो अगर ऑब्जेक्शन भी लिखते, ठीक है, किसी की ओपिनियंस को लेकर हमारा ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन टू प्रीपोजिशन लगाना जरूरी है। टू प्रीपोजिशन आएगा स्ट्रक्चर में, यहाँ पर इन लगा हुआ है। देखिए, इन प्रीपोजिशन केवल और केवल डिफरेंस के साथ आ सकता है। डिफरेंस इन समथिंग। दो चीजें हैं आपके पास, एक ये किसकी ओपिनियन की बात कर रहा है? रेजिडेंट्स की, जो वहां पर लोकल रेजिडेंट्स है, जो रहते हैं वहां पर, और जो आपकी लोकल बॉडीज है, म्युनिसिपैलिटी वगैरह, तो उनकी ओपिनियन में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस की बात की जा रही है। ये रेजिडेंट्स की ओपिनियन है, ये लोकल बॉडीज की ओपिनियन है, इसमें जो डिफरेंस है उस डिफरेंस की बात की जा रही है। डिफरेंस ही एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम इन प्रीपोजिशन लगाकर चलते हैं। तो डिफरेंसेस इन आ जाएगा कि जो ओपिनियंस है रेजिडेंट्स की, जो ओपिनियन है, जो लोकल बॉडीज की ओपिनियंस है, उसमें डिफरेंस की वजह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इस तरह की मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। ये हो गया 211। Uncertainty looms over the revival of Nanny Lake due to differences in the opinions of residents and local bodies regarding its desilting. Desilting का मीनिंग मैं पहले आपको बता देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? Due to differences in the opinions of residents and local bodies regarding its desilting and कंजंक्शन लगाया गया, और फिर यहाँ पर लिखना है एक नाउन, क्योंकि desilting एक नाउन है, इससे पहले एक डिटर्मिनर लगा हुआ है, पजेसिव डिटर्मिनर, तो यहाँ भी क्या आएगा? एक नाउन ही आएगा, और इन चारों वर्ड में से कोई एक नाउन उठाकर हमें यहाँ पर रखना है। डिसिल्टिंग का मीनिंग जान लेते हैं, क्योंकि डिसिल्टिंग का मीनिंग हमारी हेल्प करेगा इस वर्ड को चूज करने में। एंड एक कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, सिमिलर लाइन के स्ट्रक्चर को जोड़ता है। यहाँ पर नाउन है तो यहाँ पर भी नाउन ही आना चाहिए,
और कोई ऐसा नाउन आना चाहिए जो इस सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कंप्लीट करे। जिस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमने सेंटेंस लिखा है उसको कंप्लीट करे, उसको बिगाड़े ना, उसको खराब ना करे। तो डिसिल्टिंग का मीनिंग जानना जरूरी है। डिसिल्टिंग का क्या मतलब होता है? देखिए, डिसिल्टिंग बना है सिल्ट से। सिल्ट में आपको दिखा देता हूं क्या होता है। कोई भी जो रनिंग वाटर होता है, कोई भी रिवर होती है, जब वो बहकर आती है तो अपने साथ फाइन सैंड को या क्ले को या किसी अदर मटेरियल को बहाकर लाती है। गाद बोल देते हैं हमारे गांव में इसको। पानी में गाद आ रही है। कोई भी नदी, कोई भी रिवर बॉडी या कोई भी वाटर बॉडी जब बहकर आती है, जो कोई रनिंग वाटर आता है, तो अपने साथ गाद लाती है। फाइन सैंड हो सकती है, क्ले हो सकता है, अदर मटेरियल हो सकता है। वो डिपेंड करता है वो किस किस एरिया से बहकर आ रही है। वो पहाड़ी इलाके से बहकर आ रही है तो वो रेत लाएगी। वो मिट्टी वाले इलाके से बह के आ रही है तो वो मिट्टी लेकर आएगी। उस जिसको वो बहाकर लाती है उस गाद को बोलते हैं सिल्ट। तो सिल्ट का मतलब हो जाता है, अगर मैं इंग्लिश में इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं, सिल्ट का मतलब हो जाएगा फाइन सैंड, क्ले और अदर मटेरियल कैरीड बाय रनिंग वाटर। किसी वर्ड को डिफाइन करना आसान काम नहीं है। बाय रनिंग वाटर एंड डिपॉजिटेड, डिपॉजिट कर दी जाती है उसको, डिपॉजिटेड एज सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब आपने पढ़ा होगा, हिंदी में अवसाद बोलते हैं। ठीक है, जो फाइन सैंड, क्ले और अदर मटेरियल रनिंग वाटर के द्वारा बहाकर लाया जाता है और उसको सेडिमेंट की तरह जमा कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, उसी को हम कहते हैं सिल्ट। और इस जमा करने की प्रोसेस को हम कहते हैं सिल्टिंग। सिल्टिंग क्या हो गई? प्रोसेस हो गई। सिल्ट हो गया ये फाइन सैंड और क्ले और अदर मटेरियल जो बहकर आया है, और सिल्टिंग हो गई ये प्रोसेस। ये करने की प्रोसेस को सिल्टिंग कह देते हैं। डिसिल्टिंग का क्या मतलब हुआ? अब देखिए, जब ये यहाँ पर बहुत सारी फाइन सैंड, धूल मिट्टी ये सब जम जाती है, तो इसका जो लेवल होता है, इसकी जो डेप्थ होती है वो कम हो जाती है। अगर कोई रिवर इतनी गहरी थी तो वो अब कम गहरी है, और उसके कम गहरे होने की वजह से जो पानी है वो ओवरफ्लो करने लगता है, और वो ओवरफ्लो करके हमारे खेतों में, शहरों में, सड़कों पर आने लगता है। तो इस वजह से ना इनकी डिसिल्टिंग की जाती है। इस मिट्टी को, इस सैंड को, क्ले को या जो भी मटेरियल है नदी अपने साथ बहा कर लाई है, इसको यहाँ से हटाया जाता है। और इसको हटाने के कई तरीके होते हैं। अब आधुनिक तरीका यह है कि इस तरह की मशीन बुला ली जाती है बड़ी बड़ी, और इस मशीनों के द्वारा इसको, गाद को, सिल्ट को बाहर किया जाता है। तो द रिमूवल ऑफ सिल्टिंग द रिमूवल ऑफ सिल्ट इज कॉल्ड डिसिल्टिंग। द रिमूवल ऑफ सिल्ट इज कॉल्ड डिसिल्टिंग। इस तरह से बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा इस मिट्टी को निकालकर यहाँ किनारे पर रखा जाता है ताकि पानी को फिल होने के लिए जगह मिल जाए। यहाँ पर भी देखिए डिसिल्टिंग चल रही है। तो इसी तरह के मीनिंग को जो है कन्वे करने की कोशिश की गई है आपके सेंटेंस में। क्या कहा जा रहा है? ड्यू टू डिफरेंसेस इन द ओपिनियंस ऑफ रेजिडेंट एंड लोकल बॉडीज रिगार्डिंग इट्स डिसिल्टिंग, कि जो डिफरेंस है ओपिनियन में वो किसके रिगार्डिंग है? डिसिल्टिंग के रिगार्डिंग है। फिर उसके बाद एंड कंजंक्शन लगाया गया, फिर हमें एक ब्लैंक फिल करना है वहां पर। इवैक्यूएशन, ब्यूटिफिकेशन, मॉडरेशन, रेजोल्यूशन। अब इन चारों शब्दों के मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है? इवैक्यूएशन बना है इवैक्यूएट से। इवैक्यूएट, इवैक्यूएट भी वैक्यूएट से बना है, वैक्यूम से बना है। कहीं पर वैक्यूम क्रिएट कर देना, मतलब किसी चीज को खाली कर देना। ये तो मैंने इसका जनरल सेंस बता दिया। इसका स्पेसिफिक मीनिंग है, इवैक्यूएट का मतलब हो जाता है टू रिमूव पीपल, एनिमल्स और थिंग्स फ्रॉम अ डेंजरस प्लेस, फ्रॉम अ डेंजरस प्लेस टू समवेयर एल्स। किसी गांव में आग लग गई तो वहां के लोगों को, वहां के पशुओं को, वहां की कीमती चीजों को उस डेंजरस प्लेस से, जिस गांव में आग लग गई है,
उस गांव से निकालने की प्रोसेस को इवैक्यूएशन कह देते हैं। आपने देखा होगा कि आर्मी पर्सनल सीआरपीएफ के जवानों को जब कहीं पर कोई बाढ़ आ जाती है गांव में किसी इलाके में, तो वहां के लोगों को उस डेंजरस प्लेस से निकालकर कहीं और भेजा जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवैक्यूएशन, इवैक्यूएट करना। तो इवैक्यूएट का मतलब हो जाएगा टू रिमूव पीपल, एनिमल्स और थिंग्स फ्रॉम ए डेंजरस प्लेस टू समवेयर एल्स। अब आप यहाँ पर देखिए, क्या ये जो लेक है ये कोई डेंजरस प्लेस है? क्या यहाँ पे डिसिल्टिंग और इवैक्यूएशन किया जाना है? इवैक्यूएशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है या डिफरेंस है ओपिनियंस में? इवैक्यूएशन तो नहीं किया जाना है, क्योंकि ये जो लेक है ये कोई डेंजरस प्लेस थोड़ी है कि इस डेंजरस प्लेस से निकाल रहे हैं लोगों को या पशुओं को या चीजों को। तो इवैक्यूएशन का मीनिंग यहाँ पर फिट नहीं हो रहा। फिर आप दूसरी चीज ये देखिए कि ये डिसिल्ट का मतलब क्या था। डिसिल्ट का मतलब भी तो सिल्ट को निकालना ही था, तो इवैक्यूएशन भी कुछ निकालने के मीनिंग को ही तो कन्वे कर रहा है। जिस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक वर्ड लगा दिया। अब डिसिल्टिंग में तो हमें यही पता चल रहा है कि हम सिल्ट को रिमूव करने की बात कर रहे हैं। इवैक्यूएशन तो केवल रिमूव करने की बात करता है, वो तो ये भी नहीं बताता लोगों को कर रहे हैं, पशुओं को या चीजों को कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई कंटेक्स्ट ही नहीं है कि हम क्या इवैक्यूएट कर रहे हैं। अगर हम इवैक्यूएशन को यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं मीनिंग के आधार पर, तो आप जरा एक बात सोचिए कि जिस मीनिंग को, जिस स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमने डिसिल्ट वर्ड लगा दिया, जो कि ज्यादा स्पेसिफिक है, जो ये भी बताता है क्या रिमूव करने की बात हो रही है, उसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए क्या हमें एक जनरल वर्ड लगाने की जरूरत है? वो भी एंड कंजंक्शन से जोड़ के? नहीं है भाई। इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए तो हमने इससे ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड लगा दिया। डिसिल्ट तो ये भी बता रहा है कि सिल्ट को निकालने की बात हो रही है, इवैक्यूएशन में तो पता ही नहीं क्या निकाल रहे हैं, तो ये तो वर्ड यहां पर नहीं आना है। ब्यूटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, ब्यूटिफिकेशन का मतलब होता है ब्यूटीफाई करना, किसी भी पर्सन की, किसी भी थिंग की अपीयरेंस को इंप्रूव करना। और चूंकि ये जो नैनी लेक है एक तरह से ये एक पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आते हैं, तो हो सकता है कि इसके ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो और ओपिनियंस में डिफरेंस हो। रेजिडेंट्स कह रहे हो ऐसा करो और लोकल बॉडीज कह रही हो कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है। इस तरह से इसको इम्प्रूव करना है। सौंदर्यकरण की बात हो रही है यहाँ पर, तो हो सकता है ये ऑप्शन आ जाए। ब्यूटिफिकेशन अभी पता नहीं है, अभी मैंने बाकी के दोनों ऑप्शन को देखा नहीं है, इसलिए मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि क्या ये ऑप्शन आ सकता है। ब्यूटिफिकेशन का मतलब है द इम्प्रूवमेंट ऑफ अपीयरेंस ऑफ समवन और समथिंग। द इम्प्रूवमेंट ऑफ अपीयरेंस ऑफ समवन और समथिंग। मॉडरेशन का क्या मतलब होता है? देखिए, मॉडरेशन वर्ड बना है मॉडरेट से। मॉडरेट एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। मॉडरेट, मॉडरेट जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स, अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स। किसी भी चीज के, किसी भी एक्टिविटी के, किसी भी प्रोसेस के एक्सट्रीम को अवॉइड करता हो उसको हम मॉडरेट कह सकते हैं। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब हो जाएगा टू अवॉइड एक्सट्रीम्स। या सीवियरनेस। जब ये नाउन हो जाएगा तो एक ऐसे पर्सन को रिफर करेगा, अ पर्सन हु अवॉइड एक्सट्रीम व्यूज, जो एक्सट्रीम व्यूज को, एक्सट्रीम ओपिनियंस को अवॉइड करता हो। कोई बात भी कहेगा तो ऐसा कहेगा कि किसी को ऑफेंड ना करे, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ना हो, बीच की कोई बात कह दी नपी तुली। किसी से बहस भी करेगा तो बहुत ज्यादा बहस नहीं करेगा, हल्की 2-4 बार कह दिया, मानता है तो ठीक है, वरना अपने काम से काम। खाएगा भी तो बहुत ज्यादा नहीं खाएगा, उतना ही खाएगा जितना कि उसको आवश्यकता है, ये नहीं कि भर भर के टूस टूस के खा लिया। तो ऐसा पर्सन जो एक्सट्रीम्स को अवॉइड करता हो उसको मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट से बना है मॉडरेशन। मॉडरेशन हो गया नाउन। मॉडरेशन का मतलब हो गया वो प्रोसेस या वो मेथड, वो तरीका
जिसमें हम एक्सट्रीम्स को अवॉइड करते हैं। कुछ भी करना है तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं करना है, ठीक ठाक जितना हो जाए उतना करना है, एवरेज को लेकर चलते हैं। तो अ प्रोसेस इन विच या अ वे इन विच वी अवॉइड एक्सट्रीम्स, अ वे और प्रोसेस ऑफ अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स या डूइंग समथिंग ऑफ अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स और डूइंग समथिंग इन लिमिट, डूइंग समथिंग इन लिमिट। कुछ भी करना है सीमा में रह के करना है, जरूरत से ज्यादा एक्सट्रीम उसको नहीं करना है। तो मॉडरेशन तो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है, किसी मॉडरेशन की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, कोई ऐसा कंटेक्स्ट नहीं है। अगर आपको ठीक से मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है सेंटेंस का, आपको पता नहीं लग रहा है कि किस वर्ड को रखा जाना है, तो आगे की 2-4 लाइनें और पढ़ लिया करो। छोटा सा पैराग्राफ होता है, 10-12 सेकंड लगेंगे इसको पूरे को पढ़ देंगे। While the corporation claimed that the lake for years and several attempts by them to initiate a drive to desiltate it were halted because of lack of funds, और फिर blank दिया है, from locals, residents allege that it is freshwater lake and is free from silt and only a water treatment plant will be enough to resolve the problem। एक बार से 2-4 लाइनें और आगे की पढ़ लो, पूरा ही पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तब जब आपको क्लियर नहीं हो रहा कि किस तरह के मीनिंग को किस थीम में पैराग्राफ को लिखा गया है। मॉडरेशन तो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है, तो यहाँ आना नहीं है। रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं। रेजोल्यूशन बना है रिसोल्व से। रिसोल्व एक वर्ब होती है, RESOLVE, RESOLVE। रिसोल्व एक वर्ब होती है, इसका मतलब है टू सोल्व और एंड अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना, रिसोल्व करना होता है। या फिर टू मेक अ फर्म ऑफिशियल डिसीजन। ऑफिशियल ना भी हो तो फर्म डिसीजन तो हो, किसी डिसीजन को बहुत मजबूती से ले लेना कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये मतलब होता है रिजोल्व का। अब रिजोल्व से एक वर्ड बन जाता है रेजोल्यूट, ये एडजेक्टिव हो गया, इसी तरह के मीनिंग को कन्वे करेगा। एक वर्ड बन जाता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब हो गया, एक तो प्रोसेस हो गई, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की जो प्रोसेस होगी उसको कहते हैं रेजोल्यूशन। अब प्रोसेस और एक्ट, प्रोसेस और एक्ट ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, इन दोनों मीनिंग को ही कन्वे करता है, बट नाउन के फंक्शन में, नाउन है। फिर रेजोल्यूशन का एक मतलब हो गया अ फर्म डिसीजन, अ फर्म प्रॉमिस टू योरसेल्फ और समवन एल्स टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कि हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है। अ फर्म डिसीजन टू डू और नॉट टू डू समथिंग, इसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। तो अब रेजोल्यूशन के दो मीनिंग निकल के आए हैं आपके सामने। एक तो एक ऐसी प्रोसेस को रिफर करता है जहां पर किसी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाना है, फिर एक फर्म डिसीजन को रिफर करता है कि इसमें इस एक डिसीजन है हमारा कि हमें ये करना है ये नहीं करना है, इस डिसीजन को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। इन दोनों मीनिंग का यूज करके रेजोल्यूशन वर्ड को जरा वहां पर लगाकर देखो फिट होता है क्या, मीनिंगफुल कंटेक्स्ट जनरेट होता है क्या, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर जनरेट होती है क्या, क्या किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की बात की जा रही है। हाँ, प्रॉब्लम को सोल्व करने की तो बात की जा रही है, लेकिन जो डिफरेंस है ओपिनियंस में लोगों की और लोकल बॉडीज की, वो प्रॉब्लम को सोल्व करने के बारे में नहीं है। प्रॉब्लम को तो सोल्व करना ही है, प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है डिफरेंस ओपिनियन में ये है। तो रेजोल्यूशन को पहले वाले मीनिंग में लगाकर यहाँ पर कोई मीनिंगफुल स्ट्रक्चर जनरेट नहीं हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे भी तो यहाँ पर कहा जा रहा है रेजिडेंट्स अलज दैट इट इज फ्रेश वाटर लेक एंड इज फ्री फ्रॉम सिल्ट। रेजिडेंट ये कह रहे हैं कि फ्रेश वाटर लेक है ये तो, और इसमें सिल्ट है ही नहीं, केवल एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ही बहुत होगा इसको सोल्व करने के लिए। तो रिजोल्व तो रेजिडेंट भी करना चाह रहे हैं, लोकल बॉडीज भी करने चाह रही है। रेजोल्यूशन को लेकर ओपिनियंस में डिफरेंस नहीं है, रेजोल्यूशन कैसे किया जाना है, रिजोल्व कैसे किया जाना है। लोकल बॉडीज कह रही है कि इसकी डिसिल्टिंग करो, रेजिडेंट कह रहे हैं इसमें तो सिल्ट है ही नहीं।
केवल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दो और हो जाएगा। तो रेजोल्यूशन के पहले मीनिंग को इस्तेमाल करके हम इसको नहीं लगा सकते। हाँ, दूसरे मीनिंग में ये एक फर्म डिसीजन, एक ऑफिशियल फर्म डिसीजन को रिफर करता है, उस मीनिंग में तो ये बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया। किसी डिसीजन की यहाँ पर बात नहीं की गई है कि गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन ले लिया और उस डिसीजन को लेकर ओपिनियन में डिफरेंस हो। तो ये फोर्थ वर्ड भी आना नहीं है, दूसरा वर्ड ज्यादा मीनिंगफुल होगा। हम उसके इंप्रूवमेंट की, उसके अपीयरेंस की इंप्रूवमेंट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। 212 का दूसरा ऑप्शन। While the corporation claimed that the lake for years, अब देखिए डैट यहां पर कंजंक्शन लगाया गया है, द लेक यहां पर हो गया हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद ब्लैंक आया है, उसके बाद फॉर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि ऑब्जेक्ट। इज डिसिल्टेड, ठीक है, पूरा प्रेडिकेट वर्ब फ्रेज यहां पर लिखिए। इज डिसिल्टेड, इज नॉट टू बी डिसिल्टेड, हैजंट बीन डिसिल्टेड, हैज डिसिल्टेड। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, डिसिल्ट एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। डिसिल्ट का मतलब क्या है? सिल्ट को रिमूव करना। तो जिसको रिमूव कर रहे हो, जिस सिल्ट को रिमूव कर रहे हो, वो डिसिल्ट के बाद लिखा जाएगा, यानी कि डिसिल्ट एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होने की वजह से इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ होना चाहिए। और अगर फोर्थ ऑप्शन में हैज डिसिल्टेड को उठाकर आप यहां पर लगाओगे तो आप देखोगे कि डिसिल्टेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा, सीधे फॉर प्रीपोजिशन आ गया। टाइम को दिखाने के लिए एडवर्ब टाइम लगा दिया हमने प्रीपोजिशन फ्रेज के रूप में। तो इस ऑप्शन को तो कंसीडरेशन से हटा दो, ये तो सिंटैक्टिक गलत हो गई। अब आप दूसरी चीज देखेंगे कि इज डिसिल्टेड, इज नॉट टू बी डिसिल्टेड, हैजंट बीन डिसिल्टेड में पहला ऑप्शन ऐसा है जो कि पॉजिटिव मीनिंग के साथ है, दूसरा और तीसरा मीनिंग नेगेटिव, दूसरा और तीसरा ऑप्शन नेगेटिव मीनिंग के साथ है। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव सेंस को लेना है, नेगेटिव सेंस को लेना है। मतलब लेक को डिसिल्ट किया गया है या नहीं किया गया है, या किया जाना है या नहीं किया जाना है, किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं हम। जरा आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, एंड सेवरल अटेम्प्ट्स बाय देम टू इनिशिएट अ ड्राइव टू डिसिल्ट इट वर हॉल्टेड। मतलब डिसिल्ट करने के बहुत सारे जो अटेम्प्ट है, बहुत सारी जो ड्राइव है वो रोक दी गई है। इसका मतलब डिसिल्ट नहीं किया गया है। आप तो कह रहे हो इस डिसिल्टेड लिख के डिसिल्ट कर दिया गया है, तो इसका मतलब इस मीनिंग को भी यहां से, इस ऑप्शन को भी यहां से हटा दो। डिसिल्ट तो किया ही नहीं गया है, डिसिल्ट करने के अटेम्प्ट को तो कई बार रोक दिया गया है। सेवरल अटेम्प्ट्स वर हाल्टेड, तो डिसिल्ट नहीं किया गया है, तो इस ऑप्शन को यहां से हटा दो। नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करने वाले स्ट्रक्चर को हमें यहां पर लिखना पड़ेगा कि डिसिल्ट, यहां पर भी ये कहा जा रहा है कि डिसिल्ट नहीं किया गया है, और यहां पर भी यही कहा जा रहा है कि डिसिल्ट नहीं होने वाला है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा वाला आएगा, इज नॉट टू बी डिसिल्टेड या हैजंट बीन डिसिल्टेड। देखिए इस स्ट्रक्चर को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। ये इज जो है लिंकिंग नेचर की वर्ब है, और लिंकिंग नेचर की वर्ब के बाद आ रहा है कॉम्प्लीमेंट इन्फिनेटिव 2 + V1 लिखा हुआ। और इस इन्फिनेटिव में भी, इस इन्फिनेटिव को भी कैसे लिखा गया है, एक पैसिव बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक पैसिव स्ट्रक्चर यहां पर लिखी गई है। पैसिव स्ट्रक्चर लिख कर तो सही किया, क्योंकि डिसिल्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, या तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखो या फिर इसको पैसिव में लिखो, यानी कि लेक को डिसिल्ट किया जाना है, लेक किसी को डिसिल्ट नहीं कर रही है। लेक को डिसिल्ट किया जाना है किसी और के द्वारा, एक्शन डन बाय समबडी एल्स है, तो पैसिव स्ट्रक्चर आनी चाहिए, वो बात सही है। पैसिव स्ट्रक्चर यहां भी है, वो बात सही है। लेकिन आप जरा देखिए, ये इन्फिनेटिव लगा है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है किसी लिंकिंग वर्ब के बाद, बी के बाद आप इन्फिनेटिव को लगा देते हैं 2 + V1। ये जो इन्फिनेटिव होते हैं, मैं पहले भी इन्फिनेटिव के बारे में आपको बता चुका हूं कि इन्फिनेटिव मेन वर्ब के बाद होने वाले या किए जाने वाले एक्शन होते हैं। इन्फिनेटिव एक ऐसे एक्शन को या किसी ऐसी स्टेट को रिफर करेंगे जो मेन वर्ब के बाद होना है या मेन वर्ब के बाद किया जाना है, और मेन वर्ब हमारी लिंकिंग वर्ब जो किसी स्टेट को रिफर करेगी। अब हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ये कहना चाहते हैं, बी के बाद लिंकिंग वर्ब के बाद इन्फिनेटिव लगा दिया,
कि ये एक्शन नियर फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि ये एक प्रेजेंट को रिफर कर रही है और प्रेजेंट के टाइम के बाद होने वाले एक्शन को हम नियर फ्यूचर में होने वाला एक्शन मानते हैं। तो जहां पर भी आप इज के साथ या वाज के साथ या बीन के साथ कोई भी फॉर्म हो बी की, उसके साथ 2+B1 देखे इंफिनिटिव की तरह लगा हुआ, कॉम्प्लीमेंट की तरह लगा हुआ, तो आप समझ जाए कि नियर फ्यूचर में होने वाले एक्शन को रिफर करने की कोशिश की गई है। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि इसको डिसल्ट किया जाना है, लेकिन फिर नोट भी लगा दिया इस इसके मीनिंग को कन्वे करने के लिए, डिसल्ट के मीनिंग को कन्वे करने के, इस डिसल्ट के मीनिंग को निगेट करने के लिए हमने नोट भी लगा दिया। तो आपसे इस ऑप्शन में ये कहने की कोशिश की जा रही है कि इसको डिसल्ट नहीं किया जाना है नियर फ्यूचर। क्या सेंटेंस का मीनिंग इस प्रकार का है? क्या कॉरपोरेशन ये क्लेम कर रही है कि लेक को डिसल्ट नहीं किया जाना है? एंड सेवरल अटेम्प्ट्स बाय देम टू इनिशिएट a drive to disult it were halted because of lack of funds। आप एक चीज और नोटिस करेंगे तो यहां पर पाएंगे कि फॉर प्रीपोजिशन लगाने कर एक पीरियड लिखा गया है, पीरियड ऑफ टाइम लिखा गया है, और फॉर प्रीपोजिशन के बाद जब पीरियड लिखा जाता है तो कहीं ना कहीं पार्शियल कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, और पार्शियल कंप्लीशन को एक्सप्रेस किया गया है थर्ड ऑप्शन में। इसलिए थर्ड ऑप्शन इसके मीनिंग को, ऑब्जेक्टिव मीनिंग को पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। यहां पर थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। पार्शियल कंप्लीशन के लिए हमने ड्यूरेशन लगा दिया और फिर हमने लगाई हैजंट बीन डिसल्ट। कहने की बात, मतलब कहने की कोशिश ये की जा रही है कि कॉर्पोरेशन ये क्लेम कर रही है कि लेक को सालों से डिसल्ट नहीं किया गया है। सेवरल अटेम्प्ट्स हमने किए लेकिन उसको रोक दिया गया, डिसल्ट करने की प्रोसेस को, ड्राइव को रोक दिया गया। कभी फंड नहीं थे और कभी लोकल्स कुछ कर देते थे। आगे लिखा है ना, और फिर यहाँ पर कुछ आएगा फ्रॉम लोकल्स, तो 213 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी है, सिंटेक्स की भी हेल्प लेनी है, और मीनिंग को भी ध्यान में रखना है। ये आप तभी कर सकते हो जब आपने अपने दिमाग को इस तरह से प्रैक्टिस डाली हो। तो पढ़िए, समझिए, क्रॉस टेस्ट को करने की कोशिश कीजिए, हो जाएंगे। While the corporation claimed that the lake hasn't been desilted for years and several attempts by them to initiate a drive to desilt it were halted because of lack of funds or activation from locals, applause from locals, resistance from locals, assault from locals। देखिए, अपलोज को तो बिल्कुल हटा दो। अपलोज का मतलब होता है टू एक्सप्रेस अप्रूवल। अपलोड करना मतलब किसी को प्रेज करना। अपलोज बना है अपलोड से, ये तो बिल्कुल ही मीनिंग उल्टा कर देगा। भाई, लोकल्स ने डिसल्ट करने की प्रोसेस को रोक दिया ना, तो कैसे रोका? अपलोज करके रोका, प्रशंसा करके रोका? नहीं ना, तो मीनिंगफुल हो गया। अपलोड, APPLAUD, अपलोड का मतलब हो जाएगा, ये वर्ब है, इसका मतलब हो जाएगा टू एक्सप्रेस अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग हैंड्स। वाह, बहुत बढ़िया कर रहे हो, करो करो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। टू एक्सप्रेस अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग हैंड्स, ये इसका लिटरल मीनिंग होता है। कई बार हम हैंड्स से क्लैप नहीं करते हैं, फिर भी हम अप्रूवल को एक्सप्रेस कर देते हैं, तो उस मीनिंग को भी अपलोड कन्वे कर सकता है। टू एक्सप्रेस अप्रूवल, अप्रूवल, अपलॉज, ये हो गया नाउन। इस प्रोसेस को क्या कह देंगे? अपलॉज कह देंगे। तो ये तो बिल्कुल ही मीनिंग अपसर्ड हो गया। असोल्ट की बात करें तो असोल्ट का मतलब होता है अ वायलेंट अटैक। यहाँ पर कोई ऐसा असोल्ट नहीं किया गया है, ये भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया। ऐसा थोड़ी ना है कि जो वहां पर लोकल रेजिडेंट्स है वो निकल के आकर उन्होंने किसी तरह का वायलेंट अटैक किया। आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है, ये भी नहीं आएगा। एक्टिवेशन और रेजिस्टेंस, देखिए एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है? एक्टिवेशन का मतलब होता है, एक्टिवेशन बना है एक्टिवेट से, और एक्टिवेट बना है एक्टिव करने से। किसी को एक्टिव करने की प्रोसेस को एक्टिवेशन कहते हैं। कोई मशीन बंद पड़ी है, आपने उसको स्टार्ट कर दिया, आपने उसको ऑपरेशन में ला दिया, तो आपने उसको एक्टिवेट कर दिया, यानी कि एक्टिवेशन, इस प्रोसेस को कहा जाएगा एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग समथिंग, ऑफ स्टार्टिंग समथिंग, प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग और स्टार्टिंग समथिंग।
तो ऐसा भी नहीं है कि लोकल रेजिडेंट्स ने किसी तरह का कुछ यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया, कोई मशीन या कुछ बंद पड़ा था या लेक बंद पड़ी थी उसको एक्टिवेट कर दिया और उस एक्टिवेशन की वजह से डिसिल्टिंग नहीं हो पाई है, ये मीनिंग भी नहीं है। यहाँ पर आना चाहिए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ रेजिस्टिंग, द एक्ट, एन एक्ट ऑफ रेजिस्टिंग समथिंग, एन एक्ट ऑफ रेजिस्टिंग, रेजिस्टिंग समथिंग। रेजिस्ट का मतलब है टू ट्राई टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है उसको रोकने की कोशिश करना रेजिस्ट करना होता है। यहाँ पर लोकल कॉरपोरेशन जो है, लोकल बॉडीज चाहती हैं उसको डिसल्ट करना, लेकिन जो रेजिस्टेंस है लोकल रेजिडेंट्स के द्वारा, उसकी वजह से वो डिसल्टिंग यहाँ पर नहीं हो पाई है। कई अटेम्प्ट जो है रोक दिए गए हैं। तो 214 का थर्ड, रेजिस्ट का मतलब हो जाएगा टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग या टू ट्राई टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। क्या लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। While the corporation claimed that the lake hasn't been desilted for years and several attempts by them to desilt it, drive to desilt it were halted because of lack of funds or resistance from locals, residents allege that it is freshwater lake and is free from silt and only a water treatment plant will be enough to resolve the problem. ठीक है, फ्रेश वाटर लेक, एक नाउन यहाँ पर लगाया गया है लेक, और इस नाउन के लिए हमें डिटर्मिनर लगाना है, आर्टिकल लगाना है। एनी लगाएं, दा लगाएं, ए लगाएं या सम लगाएं। देखिए सम के बारे में बता दूं कि सम काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है। सम जब काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो वो प्लूरल काउंटेबल के साथ आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और जो लेक है वो तो काउंटेबल नाउन है, तो लेक्स हो जाता अगर सम को यहां लगाना होता तो दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं। एनी आना चाहिए, दा आना चाहिए, ए आना चाहिए। मैं सबसे पहले आपको एनी और आ के बीच में डिफरेंस समझा देता हूं। देखिए एनी को बहुत कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है, ग्रामरियन कहते हैं कि इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में यूज किया जाना चाहिए, परंतु इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर में भी यूज किया जा सकता है। पॉजिटिव सेंस के मीनिंग को कन्वे करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एनी पर डिटेल में चर्चा करेंगे किसी और लेक्चर में जब मैं डिटर्मिनर चैप्टर को पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप एनी को अगर फ्रेश वाटर लेक के साथ लगाते हैं तो किस तरह का मीनिंग निकल के आएगा। आपने लिखा एनी फ्रेश वाटर लेक। अब देखिए एनी फ्रेश वाटर लेक रिफर तो एक लेक को करता है। एनी फ्रेश वाटर लेक को पढ़कर देखिए जरा एक बार। एनी फ्रेश वाटर लेक रिफर तो ये भी एक ही लेक को कर रहा है, लेकिन वो एक लेक दुनिया में कोई सी भी हो सकती है। दुनिया में बहुत सारी लेक है, कुछ दिल्ली में है, कुछ उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, भारत में बहुत सारी है, भारत से बाहर भी बहुत सारी है। तो एनी फ्रेश वाटर लेक रिफर तो एक ही लेक को करता है, लेकिन वो एक लेक दुनिया में कोई सी भी हो सकती है। हम यहाँ दुनिया में कोई सी भी लेक को नहीं, हमें पता है हम किस लेक को रिफर कर रहे हैं, नैनी लेक के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनी, जब मैं कहता हूं एनीबडी, जब मैं कहता हूं एनी पर्सन या एनीबडी, तो एनी पर्सन से मेरा मतलब होता है कि जितने भी लोग मेरे सामने मौजूद हैं उनमें से कोई भी। ये आ गया उठकर, तो ये मैंने बोला एनी पर्सन उठकर आ जाओ, एनी पर्सन मेरी हेल्प कर दो, मैंने कहा एनी पर्सन मेरी हेल्प कर दो। तो एनी पर्सन से मैं क्या रिफर कर रहा हूं, जितने भी मेरे आसपास लोग हैं, जितने भी लोगों का वो ग्रुप है, 100-200 लोग मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनमें से कोई भी उठकर आ जाओ। ये आ गया तो इसकी हेल्प ले लूंगा, ये आ गया तो इसकी हेल्प ले लूंगा, ये आ गया तो इसकी हेल्प ले लूंगा, ये नहीं आया, ये आ गई तो इसकी हेल्प ले लूंगा, कोई भी आ जाओ। तो एनी रिफर तो एक को ही कर रहा है, लेकिन वो एक कोई भी हो सकता है। इसका मतलब है कि एनी एक ऐसा वर्ड है जो यूनिवर्सलाइजेशन कर देता है उस नाउन का, कि वो नाउन यूनिवर्स में कोई सा भी हो सकता है या उस ग्रुप में कोई सा भी हो सकता है, जनरलाइज कर देता है। क्या हमारा कंटेक्स्ट ऐसा है, क्या हम एक ऐसी फ्रेश वाटर लेक की बात कर रहे हैं जो कोई भी हो सकती है? नहीं, हमें पता है कि हम नैनी लेक की बात कर रहे हैं, इसलिए एनी तो मीनिंग के हिसाब से आएगा। यहां पर आ जाएगा बहुत सारी फ्रेश वाटर लेक है, हम उनमें से एक बात कर रहे हैं। जब वन ऑफ मैनी की बात हो
जब वन ऑफ मैनी की बात हो तो हमें इस वन को रिफर करने के लिए आर्टिकल लगाना चाहिए। बहुत सारी फ्रेश वाटर लेक है, एक यहाँ है एक वहां, इंडिया में बहुत सारी है, हम इनमें से एक की बात कर रहे हैं, तो जनरल सेंस में हम एक को रिफर कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है वो एक कौन सी वाली है, तो हमें लगाना चाहिए यहाँ पर आर्टिकल। बहुत सारे स्टूडेंट से कह सकते हैं कि सर जो हमने नैनी लेक के बारे में पहले बता दिया सेंटेंस में, तो हम यहाँ पर द आर्टिकल क्यों नहीं लगा रहे, हम यहाँ पर द आर्टिकल क्यों नहीं लगा रहे। जब हमने इस लेख के बारे में पहले इंफॉर्मेशन दे दी पैराग्राफ में, सुनने वाले को पढ़ने वाले को पता है कि हम कौन सी वाली लेख की बात कर रहे हैं, तो वो तो जो लेख है वो डेफिनेट हो गई, स्पेसिफिक हो गई, तो हमें द आर्टिकल लगाना चाहिए। बच्चा कहना तो उनका सही है, लेकिन अगर हमने नैनी लेक के बारे में पहले बता दिया तो हमारे पास ऑप्शन है कि अब नैनी लेक को हम डेफिनेट की तरह रिफर करें, हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम नैनी लेक को द आर्टिकल लगाकर स्पेसिफिक बताकर डेफिनेट नेस का सेंस दे। हम हमें ओबलाइज नहीं करती ये इंफॉर्मेशन कि नैनी लेक को डेफिनेटली करना है। अगर हमारे सेंटेंस का मीनिंग कुछ ऐसा है कि हमें इस लेक को एक जनरल सेंस में रिफर करना है, हमें ये बताना है कि बहुत सारी फ्रेश वाटर लेक है, उनमें से एक लेक ये वाली भी है, तो हम जनरल सेंस को रिफर करने के लिए तो ए आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए द आर्टिकल जो है अपसर्ड मीनिंग को कन्वे करेगा यहाँ पर। और दूसरी बात ये सोचिए कि यहाँ पर लेक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर फ्रेश वाटर लेक की बात हो रही है। हमने लेक के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन फ्रेश वाटर लेक तो बहुत सारी है, ये सारी की सारी फ्रेश वाटर लेक है। अगर इनमें से किसी एक को रिफर करना है तो हमें ए आर्टिकल ही लगाना पड़ेगा। हालांकि इस लेक के बारे में हमने पहले बता दी है, लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है फ्रेश वाटर लेक के बारे में, और ये वन ऑफ मैनी की सिचुएशन है, इसलिए हम ए आर्टिकल लगाकर चलेंगे। द डेफिनेट यहाँ पर द जो है डेफिनेटनेस को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं आएगा। 215 हो गया, ठीक है, ये इतना ही था इस क्लोज टेस्ट में। इसी तरह से दिमाग लगाकर जो है क्लोज टेस्ट को करने हैं। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्लोज टेस्ट होने लगेंगे। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।